ओके गाइस, नाउ लेट्स बिगिन। तो स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले डिटेल में पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं गाइस। ओके, नाउ स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है, वो समझने से पहले ना मैं तुम लोगों को कहीं और पहले लेके जाऊंगा पहले, ठीक है। फिर मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊंगा कि भाई इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम क्यों अप्लाई होने वाला है वो मैं बताऊंगा। तो पहले तुम अच्छे से ध्यान दो, लिसन, लुक वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम इज बेस्ड अपॉन सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच में का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ओके। तो मैं सब बताऊंगा, एकदम ध्यान सुनना गाइस, बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया ना तो पूरा समझ में आया कि भाई एग्जैक्टली स्टोक्स थ्योरम किधर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इसके पहले के जो एक टॉपिक जो खत्म किया था वो हमारा था विस्कोसिटी, ये सबको पता है बराबर। हमने क्या खत्म किया था, विस्कोसिटी। तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर तुम्हें स्टोक्स थ्योरम के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। ओके, लेट्स सी दिस वन। एक हमारे पास मान लो केस 1 है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास यहाँ पे केस 2 है। देखो गाइस, टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया, तुम्हारे फॉर्मूला दे दिया है और डायरेक्ट तुम लोगों को इसका डेफिनेशन दे दिया, मतलब खत्म, बात डायरेक्ट खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें बताता हूँ मैं धीरे धीरे, तुम समझ लो, अच्छे समझ लो इसको, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे लिखा है सॉलिड और लिक्विड के बीच में का फ्रिक्शन, और हमने विस्कोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था हम लोग ने इसके पहले, कि लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, लिक्विड टू लिक्विड, राइट, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। लेकिन हम लोगों ने एग्जांपल करते 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 और एक एग्जांपल पढ़ा था, अगर तुम्हें याद होगा, लास्ट वाला एग्जांपल, जिसके अंदर तुम्हारे प्लाई या थोड़ा सा शिप था, जो भी था हमारे पास, जिसके अंदर ये तो आपका लिक्विड था, सॉरी ये तो आपका सॉलिड था, और ये फ्लोट कर रहा था लिक्विड के ऊपर, राइट। मतलब यहाँ पे सरफेस टू सरफेस टच हो रहा है, मतलब देखो सॉलिड का लेयर, मतलब देखो ये सॉलिड है बराबर, और लिक्विड का लेयर यहाँ पे। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस सरफेस, मतलब ये सॉलिड का सरफेस और लिक्विड का सरफेस, देखो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त पे भी हमने इसको विस्कोसिटी कंसिडर किया, बिकॉज जब ये ऐसा जा रहा था तो उसने क्या किया, ये लिक्विड को भी अपनी तरफ खींचना शुरू किया, ऐसा, ठीक है। लिक्विड को खींचे तो ये लिक्विड ने क्या किया, उसके नीचे वाला जो सरफेस था उसको भी खींचा उसने। तो मतलब अल्टीमेटली इसके अंदर क्या एग्जिस्ट हुआ, तुम्हारा विस्कोसिटी इसके अंदर अल्टीमेटली एग्जिस्ट हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि सॉलिड का जो लेयर है प्लस लिक्विड का लेयर, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि सर मतलब ये भी तो स्टोक्स थ्योरम हुआ, नहीं, स्टोक्स थ्योरम थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कंप्लीटली क्या मैं बताता हूँ, इसमें से सरफेस हो रहा है, इस सिर्फ ये वाला सरफेस हो रहा है। तो इस वक्त पे आपने क्या किया, विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज किया। तो हम यहाँ पे विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते थे, दैट इज ईटा एरिया, दिस इज dv अपॉन क्या होता था, dz, और बहुत जगह पे हम कभी कभी माइनस भी इस्तेमाल करते थे। ये फॉर्मूला हमने विस्कोसिटी का यूज किया बराबर। तो ये केस 1 था जिसके अंदर हम विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं, विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, ओके। अब केस 2 में क्या है, ये आप पहले समझ लो इसको, हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है, मतलब मैं इसको तो डेफिनेशन दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट इज अदर पार्ट। बट आपने अगर ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आपको समझ में आया कि भाई विस्कोसिटी और स्टोक्स थ्योरम्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके। इसके अंदर ऐसा है, मैं पहले ये समझा देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिक्विड, देख लो अच्छे से इसको समझ लो, मतलब कॉन्सेप्ट ही भाई इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ये लिक्विड है और इसके अंदर मैंने कोई मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस वगैरह जो मैंने अंदर अंदर घूम रहा है, पानी के अंदर है, वो लिक्विड के अंदर है, और ये ऐसे मोशन में देखो, इस तरह के डायरेक्शन में,
ठीक है, तो ये ऐसा है, और इसका विस्कस फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे देखोगे ये सरफेस से टच हो रहा है, ये पूरा बॉडी अंदर, तो पूरा बॉडी जो है वो पूरे लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है पूरा बॉडी का, तो ये सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया। समझ, इस वक्त पे हम इससे हम एक्चुअली बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं ये पूरे टर्म को। मतलब इसके अंदर होता है कि सॉलिड जो है, सॉलिड सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड। आप देखोगे सॉलिड इसके अंदर क्या होता है, मूव्स द फ्लूइड। इसमें सरफेस सरफेस टच हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ना एक सिंपल लिख देता हूँ, सॉलिड मूव्स थ्रू अ लेयर ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, थ्रू अ फ्लूइड, ऐसा लिखा तभी पता चलेगा। सबको समझ रहा है गाइस? तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो हम सीखेंगे आज। फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो भी सीखेंगे। हमें थोड़े से 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट था डायमेंशन, अगर सब लोग को याद होगा, डायमेंशन नाम का टॉपिक था। तो डायमेंशन के टॉपिक को उठा के मैं तुम लोग बताऊंगा उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। ठीक है, बताऊंगा मैं धीरे धीरे जैसे। लेकिन मुझे सबसे पहले बताओ गाइस, तुम लोग को ये दोनों के बीच में ये आपका स्टोक्स थ्योरम है, मतलब इधर से स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम यहाँ से अप्लाई करता है जब बॉडी अंदर कंप्लीटली जाए। किसी को डाउट है गैस तो प्लीज पूछ लो, एनीवन? नहीं सर। समझा है पूरा क्लियर डिटेल में, समझ में आया ये? ओके गाइस, चलो ठीक है, तो फटाफट से प्लीज अपने बुक में अगर लिखना है अच्छे से इसको लिख लो। ठीक है, पुट इट डाउन इन अ बुक गाइस, फिर आगे जाते हैं। चलो, सबका हो गया क्या, लिख के जरा बताओ मुझे। सर 2 मिनट है। 2 मिनट। संजना शर्वे, तुमने क्यों लेट आए हो आज, क्यों लेट ज्वाइन किया? सर लेट हो गया थोड़ा सा। प्लीज, अरे थोड़ा टाइम पे आओ। ठीक है, तो टाइम पे चालू कर पाए हम तुम्हारे लिए वेट करते हैं, मतलब बाकी सब लोग आ जाए एक साथ में तो मैं शुरू करूँ, क्योंकि देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स नए हैं तुम्हारे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी पूरा जो लेक्चर चलेगा हमारे एक दो लेक्चर, उसमें सारा स्टॉक्स थ्योरम होगा कम्प्लीटली। तो अभी मतलब मैं भी इसलिए लिखता हूँ कि सब लोग आ जाए फिर तो एक्सप्लेनेशन करूँ, सो दैट सब लोग एक साथ में चले जाते। प्लीज थोड़ा टाइम पे आओ कल से। ठीक है, ओके सॉरी सर। सबका हो गया डन? इफ यू हैव डन मैं रब करता हूँ फिर फटाफट। चलो, मुझे थ्योरम पढ़ा, थ्योरम्स का इसका जो फॉर्मूला है वो भी डिराइव करके देना है तुम्हें। किसी को डाउट है क्या इन दोनों के बीच में? एनीवन हैज अ डाउट, एनीथिंग पूछना है किसी को तो प्लीज पूछ लो बिंदास। इसको भी नहीं है ना? ठीक है, चलो तो मैं अभी इरेज कर देता हूँ ये। ठीक है, सब लोग को समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो विस्कोसिटी में क्या होता है, सरफेस टू सरफेस जॉइंट होता है, याद रखो।
विस्कोसिटी में क्या होता है, सरफेस बाय सरफेस ज्वाइंट होता है, दैट्स फर्स्ट थिंग इज। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड जो है वो पूरा फ्लूइड के अंदर चले जाता है थ्रू द फ्लूइड, और यहाँ पे सरफेस होता है। कॉन्सेप्ट समझ लो गाइस तो तुम्हें समझेगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ओके चलो, अभी मेन पार्ट जो है हमारा, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका फॉर्मूला, और ये किस किस पे डिपेंड करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सो लेट्स बिगिन गाइस, मैं तुम लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं। अब इसको डेफिनेशन समझ लो, स्टेटमेंट समझ लो, वट एवर यू वांट टू कंसिडर यू कैन कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसका डेफिनेशन, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, तो ऑफकोर्स फ्लूइड के अंदर होगा तो ही स्टोक्स थ्योरम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, इनसाइड फ्लूइड, ठीक है। तो इसका जो विस्कस फोर्स होता है, तो विस्कस फोर्स जो होता है दैट इज स्टैंड्स फॉर एफ, इसका जो विस्कस फोर्स होता है डिपेंड्स अपॉन, ओके, अभी किस पे डिपेंड करता है मैं तुम्हें चीजें धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा। ऑफ कोर्स गाइस स्पेरिकल बॉडी वो अंदर जाने वाली, तो जब स्पेरिकल बॉडी जाएगा तो ऑफ कोर्स स्पेरिकल बॉडी का इंपॉर्टेंट होगा तो उसका रेडियस, तो इस पे डिपेंड करेगा, रेडियस और स्फीयर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इट वुड डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ बॉडी, या तो फिर ऑब्जेक्ट, जो भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होगा, रेडियस और स्फीयर बोल लो, चलो सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं स्फीयर, और उसको हम पकड़ लेते हैं आर, चलो। सेकेंड थिंग इज जिस हिसाब से एक्चुअली बॉडी अंदर मूव करेगी तो ऑफ कोर्स पे वेलोसिटी होगी, इस पे स्पीड होगी, राइट, इंपॉर्टेंट स्पीड होगी उसके ऊपर, तो मतलब डिपेंड करेगी स्पीड और स्पीयर पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ स्पीयर पे, मतलब हम वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी लिखा था पीछे में। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबको पता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट कोएफिशिएंट और विस्कोसिटी, ठीक है। That is eta, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज दिस, तो हमारा जो f का टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा गाइस, ना इंपॉर्टेंट थिंग इज इनके रेज टू पावर कुछ ना कुछ हो सकता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल एक्चुअली नहीं है इनको, बट मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला तो मैं डिराइव करके दूंगा मैं, ठीक है। और डिराइव कैसे करना है मैं तुम लोग को धीरे धीरे बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस ये लिख लो पूरा, मैं इरेज करता हूँ इसको मैं कंप्लीटली, फिर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसको डिराइव तुम लिखना शुरू कर दो। देखो डिराइव करने के लिए तुम्हारे पास लास्ट एक चैप्टर था मेजरमेंट, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस नाम का एक टॉपिक था लास्ट ईयर, सब हाँ लोगों हाँ को, हाँ, याद है सर, हाँ, याद है। तो शायद उसमें भी आया हुआ था ये, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उधर भी आया था। तो वो डायमेंशन एनालिसिस के रूल्स को यूज करके तुम्हें इसको डिराइव करना है। मैं थोड़ा सा बता दूंगा सब लोगों को जिन्होंने बिल्कुल भी लास्ट से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ा तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पता होना, जैसे पता क्या होना चाहिए इसके अंदर आपको, इनके टर्म्स के डायमेंशंस पता होने चाहिए, और डायमेंशंस कैसे निकालते थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस थोड़ा सा वो पता इंपॉर्टेंट है, वो आपको लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। आर्यन को समझा, स्वरूप भूल गया था। मैं बताऊंगा, आ जाएगा सब लोग को यार, ऐसा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, I'll help you out, guys.
सबका हुआ गाइस? डन? यस सर। चलो, यस सर। कोई लिख नहीं रहा है ना? नहीं ना? ओके चलो। ओके गाइस, तो मैं तुम लोग को स्टॉक्स थ्योरम्स, डायमेंशन एनालिसिस का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? फाइन, सुन लो गाइस। तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं आता होगा तो मैंने अभी 11th का रिकॉर्ड किया लेक्चर डायमेंशन का, कैसे निकालते। तुम्हें चाहिए, किसी को चाहिए होगा तो भेज दूंगा। ज्यादा इतना कोई रिक्वायर्ड नहीं है हमें फिलहाल कि वो पढ़ना ही है तुम्हें, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए डायमेंशन कैसे निकालते हैं स्टाफ, ठीक है? एनीवेज, ओके, तो बेसिकली गाइस हमारा फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू के, अच्छा तो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फिर V एंड यहाँ पे क्या जाता है ईटा, डायरेक्ट फ्रिक्शन। तो प्रोपोर्शन की साइन निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ तो भी कांस्टेंट टर्म आता है, दैट इज K। वो K की वैल्यू क्या होगी मैं आपको बराबर लास्ट में बता दूंगा। ये R है, ये V है और यहाँ पे क्या ईटा है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये प्रूफ करना है हमें कि इनके जो वैल्यूज है, मतलब रेस टू पावर जो वैल्यूज आती है, मतलब देखो ए की कुछ पावर हो सकता है उसको ए पकड़ लेंगे, वी कुछ पावर हो सकता है उसको बी पकड़ लेंगे, ईटा कुछ पावर होगी उसको हम सी पकड़ लेंगे, ऐसे, ठीक है? अब सबके डायमेंशंस में लिखता हूँ, धीरे धीरे तुम लोग देखो, तुम्हें बता दूंगा मैं। ओके, सबसे पहले तो गाइज ये हमारा विस्कोसिटी है, मतलब बेसिकली ये फोर्स ही है हमारा, अगर तुम चेक करोगे, ठीक है? सो अगर हम तुम विस्कस फोर्स या फोर्स से रिप्रेजेंट करोगे तो उसका डायमेंशन होता है m1, याद है किसी को? L1t-2, ये डायमेंशन होता है उसका, ठीक है? फाइन, सिमिलरली रेडियस मतलब हो जाता है लेंथ, सबको पता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबको पता है, देखो m मतलब मास, l मतलब लेंथ होता है, t मतलब क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है? r मतलब रेडियस होता है, रेडियस में सिर्फ और सिर्फ आपके लेंथ ही कंसिडर होती है और कुछ कंसिडर नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा मास m0, लेंथ है यहाँ पे l1 और बाकी टाइम तो है ही नहीं, मतलब ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है? फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखो, मैं लास्ट टाइम तुम लोग को डायमेंशंस दिए मैंने, अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें समझेगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैं तुम लोग को डायमेंशंस दिया है गाइस, अगर तुम चेक करोगे तुम्हें पता चलेगा क्या डायमेंशंस था, अगर पेज पलटोगे। m1 l-1 t रेज टू 1, t-1 डायमेंशन, ठीक है? अब हमें क्या करना है बताता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। ओके, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, F इक्वल्स टू के R रेज टू A V रेज टू B ईटा रेज टू C। F के जगह पे मैं ये डालूंगा, दैट इज m1 l1 t-2। नेक्स्ट है मेरे पास, ओके R है मेरे पास, तो यहाँ पे देखो ये m0, दिस इज l1 t0 रेज टू पावर A, R की जगह डालेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है? ओ मैंने वेलोसिटी मिस कर दिया क्या? ओ सॉरी, आई मिस्ड आउट वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का मास होता है 0। देखो वेलोसिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर मतलब लेंथ होती है, मतलब लेंथ आ जाएगा 1 पर सेकंड, मतलब टाइम, मतलब नीचे होता है ना टाइम, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी m0, ठीक है? दिस विल बी l1, ये आ जाएगा t-1, ऐसा आता है, ठीक है? और फिर कोएफिशिएंट और रेशियो पावर कितना है? देखो b है यहाँ पे, ठीक है ना? ओके ओके, हाँ। अभी नेक्स्ट बार देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, लुक इनटू दिस। वेलोसिटी कितना आता है हमारे पास? नहीं, वेलोसिटी हो गया, फिर हाँ विस्कोसिटी कितना आता है? m1 l-1 t-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी m1 l-1 t-1 रेज टू पावर c, ऐसा है,
अभी क्या करो पता है, ग्रुप बनाओ। देखो एकदम सिंपल है ये, m1 l1 t माइनस टू इक्वल्स टू के। ग्रुप बनाओ। ग्रुप कैसे बनाओगे, देखो ये a जो है सबको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। तो a सबको मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो l रेज टू a ही बचेगा। मल्टीप्लाई कर देखो, इसको 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो l ये a, सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा b और आ जाएगा t माइनस b, ऐसा आ जाएगा। ब्रैकेट डालो, ये आ जाएगा m रेज टू c l माइनस c t माइनस c, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट m1 l1 t माइनस टू इक्वल्स टू k, ब्रैकेट बना। ओके, जो भी l वाले टर्म्स आ रहे ग्रुप बना, l के टर्म्स, ये और ये ग्रुप बना लो। ये a प्लस बी माइनस, ये ग्रुप बन गए, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे t का ग्रुप बना लो। देखो यहाँ पे t क्या है, माइनस बी एंड माइनस सी। m तो दूसरी जगह पे है ही नहीं, तो ये एक ही है हमारे पास, ऐसे, ठीक है। अभी क्या करना है तुम्हें ना, कंपेयर करना है। कंपेयर देखो, l का टर्म l के साथ कंपेयर करो, t का टर्म t के साथ कंपेयर करो, m का टर्म m के साथ, ठीक है। तो पहले यहाँ फिलहाल l है ना, तो कंपेयर कैसे करना है, इनकी पावर से पावर कंपेयर करना, मतलब इसकी पावर और इसकी पावर कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या देखो, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1। देखो ये, इसको मैं फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, फिर t की पावर के साथ यहाँ पे क्या देखो, माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू माइनस टू, ये कर लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ओके, m की पावर m के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c, देखो इसका c और यहाँ पे 1, c इक्वल्स कितना आ जाएगा 1। अच्छा, अभी देखो बहुत सिंपल है, हमारा बेसिक m ये है, ये a b और c केवल निकालना वहां पे डाल देना, ठीक है। अब ये उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस टू प्लस 1 इक्वल्स माइनस 1, कट करेंगे। सो b इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, C1 B भी आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये दोनों उठा के यहाँ डाल दो और ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, राइट। देखो ये A करेंगे, यहाँ पे B की जगह डालेंगे 1, माइनस 1 इक्वल कट हो जाएगा, A इक्वल्स टू 1 डालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास थोड़ा ऐसे। देखो A B C आ गया, तो मतलब इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, देखो यहाँ F इक्वल्स टू के, दैट इज r की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और ईटा की वैल्यू भी 1, ठीक है। अभी जो k की वैल्यू गाइस वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ गाइस। तो ये पूरा स्टोक्स का फॉर्मूला बनेगा, f इक्वल्स टू k की वैल्यू होती है 6 पाई, वो कांस्टेंट वैल्यू 6 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। दिस इज r इंटू v इंटू ईटा, ये हमारा स्टोक्स थ्योरम का पूरा एक फॉर्मूला बनता है और उसके आगे इसके बेसिस पे हमारे पास सम्स है। सबको समझा गाइस? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लो। एनीवन एनीवन एनीवन? क्लियर है? ठीक है, चलो गए फटाफट से इसको लिख लो।
हो गया सर। चलो गाइस, डन हो गया सबका, फिनिश्ड। यस सर। ओके चलो, अभी एक ठीक है, तो अभी यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं और वापस सब लोग 11 बजे 11 o'clock को आ जाएंगे, ठीक है, और फिर मैथ्स का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं।